डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेवद बड़े सीकर से मैं सुमित तंवर वेलकम करता हूं। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियोस में आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 12 क्लास 12 की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें अपने एक्सरसाइज 3 को पढ़ रहे हैं और 3 में अपनों ने 3.1 कंप्लीट कर लिया था और आज 3.1 के बाद कुछ इंट्रो होगा। उससे पहले आप सभी के सामने यही रहेगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके। और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी का बेनिफिट हो सके। तो आपके सामने मेरे यूट्यूब चैनल का नेम शो होता रहेगा, उस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करके तरह तरह की वीडियो भी मिल सकती है। जो मैंने अभी तक करवा दिए वो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में આપણે आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स की कुछ संक्रियाओं के बारे में। तो संक्रिया में सबसे पहले योग संक्रिया की बात करते हैं। नंबर 1 योग संक्रिया। अब मैट्रिक्स के अंदर योग किसका हो सकता है? मैट्रिक्स के अंदर योग उसी का संभव है जो मैट्रिक्स का क्रम समान हो। मैट्रिक्स का क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ योग संक्रिया का मतलब है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब हो सकता है? जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे इधर आपके सामने 2x3 की मैट्रिक्स है। ए मान लो आपके पास 2x3 है और बी आपके पास 2x3 होगा ना। बी जब 2x3 होगा तो ही आप कह सकते हो a प्लस बी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। यदि ये भी मैट्रिक्स जब 2x3 की होगी ना तो ही आप दो मैट्रिक्सों का ऐड कर सकते हो। दो मैट्रिक्सों का ऐड कब संभव है? जब दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान होगा तो ही उसका एडिशन संभव है। यदि एडिशन क्रम समान नहीं है तो एडिशन संभव नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए मैट्रिक्स बना लेता हूँ। जैसे 2 3 4 1 मैंने 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाई, तो 2x2 की मेरे को बी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। 3 4 5 6। अब आप इसको जोड़ोगे तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? अब इसमें इधर से 1 a11 तो इधर से भी a11, तो 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9, 1 प्लस 6 7। तो ये आपका एडिशन a प्लस बी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो दो मैट्रिक्सों का एडिशन कब संभव है? जब दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होगा तो ही मैट्रिक्सों का एडिशन संभव है, मतलब योग संभव है। इसी तरह से बात कर लें 2 नंबर की व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया का मतलब घटाव। हिंदी अब ये देखो पूरा तो घटाव लिख दो या घटाना लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। सब्सट्रैक्ट संक्रिया को ऑपरेशन बोल लो आप। तो सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन में क्या आ जाएगा? सेम यही प्रोसीजर इसमें भी लगेगा कि दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्ट घटाव कब संभव है? जब दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम हो तो ही दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे इधर 2x2 है तो b भी 2x2 ही होगा, तो आप क्या कह सकते हो? a माइनस बी इक्वल्स टू पॉसिबल, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। a बराबर मैंने लिख दिया 7 3 4 1 और b मैंने लिख दिया 3 2 3 1, ठीक है ना। तो इसको घटाओ तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0। तो ये इसका आपका घटाव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 नंबर पे बात कर लें गुणा। अब देखो ये गुणा थोड़ा सा अलग है, पहले आप इतना समझ लो। पहले ये आपको समझ आ गया होगा कि योग और घटाव मतलब जोड़ और घटाव कब संभव है। तो छोटी सी बात, नॉर्मल सी बात, क्या लिखोगे? योग और घटाव तभी संभव है जब दोनों संक्रियाओं का ऑर्डर सेम हो, तो उसी संक्रिया के आप क्या कर सकते हो? जोड़ और घटाव कर सकते हो। बाकी किसी का जोड़ और घटाव संभव नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने गुणा की ओर। तो गुणा से पहले आप पहले इसको लिख लो, गुणा नई स्लाइड भी करेंगे। तो इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब अपने बात करेंगे गुणा संक्रिया की।
3 नंबर गुणा संक्रिया। तो गुणा संक्रिया कब संभव है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गुणा संक्रिया कि गुणा कब संभव है। देखो, जब गुणा तभी संभव होगा जब ए मैट्रिक्स का स्तंभ बी मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर होगा, तो ही गुणा संभव होगा। कि ए मैट्रिक्स का स्तंभ बी मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, कि ए में जितने स्तंभ है उतने ही बी में पंक्तियां होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो देखो, आपके सामने मान लो ए मैट्रिक्स मैंने 2 इंटू 3 लिखी, तो बी मैट्रिक्स मैंने क्या लिख दिया 3 इंटू 2। तो दैट मीन ये दोनों समान होने चाहिए, मतलब इधर से दूसरा और इधर से पहला समान होना चाहिए, और आने वाली मैट्रिक्स जो बचेगी वही होगी। मतलब इन दोनों का यदि मैं गुणा करूंगा ना, तो मेरे पास आने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी 2 इंटू 2 की होगी। जो बाहर वाले बच गए, इधर वाले का पंक्ति, इधर वाले का स्तंभ, ए मैट्रिक्स की पंक्ति बी मैट्रिक्स का स्तंभ के बराबर आने वाली मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो उस एग्जांपल की सहायता से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया ए बराबर कितना 2 इंटू 3 की कोई मैट्रिक्स लिख लो, 2 तो पंक्ति बनानी है, ठीक है, 2 पंक्ति बना ली, 3 स्तंभ बना लो, ठीक है, 1 2 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। और बी मैट्रिक्स में क्या करता हूँ, मेरे को 3 पंक्ति बनानी है, तो 3 पंक्ति लो, 3 पंक्ति बना ली, और कितने स्तंभ बनाने, 2 स्तंभ बनाने, तो 1 स्तंभ तो यही है, 3 2 1 बना लो, तो 1 2 3 3 इंटू 2। अब इन दोनों का गुणा संभव है या नहीं है बताओ? ए इंटू बी पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इधर का 3 और इधर का 3 बराबर है। आने वाली मैट्रिक्स कैसी होगी? पॉसिबल में डबल एस आता है, ठीक है ना। तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करते हैं, देखो कैसे करते हैं। ए इंटू बी लिख लो पहले, 2 4 4 3 3 5, पहले लिखना सही रहता है, 4 3 2 2 3 1। अब देखो मैं इसका गुणा समझाता हूँ आपको, गुणा मैं यही समझा देता हूँ। देखो कैसे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, ये पंक्ति जब तक पूरी नहीं होगी, मतलब 2 के बाद 4 4 के बाद 4, अब देखो आगे और नहीं है ना, तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करते करते प्रत्येक के बीच एडिशन करना है। 2 का 4 से गुणा, प्लस 4 का 2 से गुणा, प्लस 4 का 3 से गुणा। समझ आ गई बात? तो 2 का 4 से करोगे 8, प्लस 4 का 2 से 8, प्लस 4 का 3 का 12। अभी तक ये पंक्ति पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये पंक्ति जब तक पूरी नहीं होगी जब तक यहाँ स्तंभ पूरे नहीं हो जाएंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखो पहली पंक्ति बन रही है और दूसरा स्तंभ, मतलब 2 का 3 से गुणा 6, प्लस 4 का 2 से गुणा 8, प्लस 4 का 1 से गुणा 1 है ये, तो 4 एकम 4। अब देखो इधर वाले सारे, अब यहाँ और कोई पंक्ति स्तंभ नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति का पहला, अब ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी और पहला स्तंभ का अवयव होगा कि नहीं होगा ये वाला। तो लिखो 4 का 3 से 12, 3 का 4 से 12, 3 का 2 से 6, और फिर 5 का 3 से 15, फिर 3। अब पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला अवयव, 3 का 3 से 9, 3 का 2 से 6, और फिर 5 का 1 से 5। इसको यदि अपने सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास अवयव आ जाएंगे क्या, 8 8 16, 16 और 12 20, 8 28 हो गए ना सीधे। आपके पास ये 28 आ गया, और ये कितने हो गए 10 8 18 हो गया, और ये कितना हो गया 12 और 6 18, 18 और 10 28, 28 और 5 33, ठीक है। और ये कितने हो गए 11 और 9 20। तो ये 2 इंटू 2 है या नहीं है बताओ? 2 इंटू 2 है ना। मैंने क्या कहा था, आने वाली मैट्रिक्स बाहर वाली क्रम की होगी, तो आने वाली मैट्रिक्स में 2 इंटू 2 की होनी चाहिए थी, वही अपने पास 2 इंटू 2 है। तो आपको गुणा संभव आया, तो समझ आया होगा कि गुणा किस तरह से करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 इंटू 2 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 का गुणा कैसे करते हैं। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, चारों अवयव क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गुणा प्रत्येक में देखो आपको ये कब समझ आएगा, जब इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा गुणा। क्योंकि देखो गुणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणा समझ आ गया ना तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी सब चीजें, ठीक है। क्योंकि गुणा ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस पार्ट में।
गुणा करना ही मैट्रिक्स में सबसे बड़ा खेल है और कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। यदि गुणा आ गया ना तो पूरी मैट्रिक्स आ गई, समझ लो आप लोगों को। तो गुणा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना, आपको गुणा समझ आना चाहिए। उसके बाद एक संक्रिया और बचती है, अदिश गुणा। अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब क्या है? अदिश गुणन का मतलब है कोई भी संक्रिया को मैट्रिक्स से गुणा करोगे ना तो वो पूरी मैट्रिक्स की गुणा में लग जाएंगे। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को मैंने यदि n से गुणा कर दिया, n से गुणा कर दिया तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? n हो जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। यदि जैसे मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, ये 2 3 4 5, उसको मैंने 5 से गुणा कर दिया तो ये 5a हो जाएगा। ये 5a मेरा ये a था, ये तो ये 5a हो गया, नहीं हो गया? तो उसी तरह से है कि कोई भी मैट्रिक्स को यदि n से गुणा कर दोगे तो वो n हो जाएगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बहुत कम यूज होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बस आपको ये समझ आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आता है आव्यूह योग गुणधर्म। आव्यूह योग गुणधर्म, तो ये कुछ मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये तो देखो आप लोगों को लर्न नहीं करने हैं, वैसे ध्यान में रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहला आता है उसमें क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, तो क्रम विनिमयता में योग का नियम क्या कहता है कि यदि a प्लस बी करते हैं ना तो वो b प्लस a के बराबर होता है। सबको पता है कि दो मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ोगे, चाहे उसको उल्टा जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो तो बराबर ही आएंगे हमेशा, ठीक है ना। क्रम विनिमय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम विनिमय में आ जाएगा। दूसरा आता है साहचर्यता। साहचर्यता, तो साहचर्यता मतलब क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। कि भाई इधर से a अलग है, इधर से b सी, तो इधर a इसके बराबर होता है। आपको खाली याद ही रखना है ये, ठीक है। अभी कोई योग की इसमें तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर आता है अपने पास योज्य तत्समक का, ये समझने वाला है। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक, योज्य तत्समक का मतलब हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स में शून्य अवयव जोड़ने पर, मतलब ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी किसी भी मैट्रिक्स में यदि 0 अवयव को जोड़ दें तो वापस यही आए। चेक क्रम विनिमय में बात लागू होनी चाहिए उस पर कि 0 मैट्रिक्स में। अब देखो नॉर्मल सी बात है, किसी भी अवयव में आप 0 जोड़ोगे तो वापस वही अवयव वही मैट्रिक्स आएगी कि नहीं आएगी? चाहे 0 में a जोड़ दो चाहे a में 0 जोड़ दो, तो योज्य तत्समक अवयव कौन सा हो जाएगा? शून्य अवयव उसका तत्समक अवयव हो जाएगा। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, कब पढ़े होंगे? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे इन सबको, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। कि योज्य तत्समक का मतलब जो कि किसी भी अवयव में किसी भी मैट्रिक्स में यदि मैं योग के लिए बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, गुणा के लिए अलग हो जाएगा, वो योग के लिए क्या होगा? 0 ही होगा। कि अपने को अब योज्य तत्समक का मतलब होता है कोई भी ऐसा अवयव जोड़ो तो वापस वही मैट्रिक्स आए। तो कि ऐसा कौन सा अवयव जोड़ें ताकि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए? तो आपको पता है नॉर्मल से किसी भी मैट्रिक्स में 0 जोड़ेंगे तो ही वापस वही मैट्रिक्स आएगा, अन्यथा कोई ऐसा अवयव नहीं बढ़ा कि जिसमें जोड़ने से वापस वही मैट्रिक्स आए। तो आपके सामने ऐसा कौन सा अवयव जोड़े कि शून्य मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ही हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने आगे, उसके बाद आता है अपने पास योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य, अब योज्य का मतलब ही योग होता है। देखो यहाँ पे योज्य तत्समक, तत्समक अवयव प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया इनवर्स, ठीक है ना। कि अब अपने को ऐसा कौन सा अवयव जोड़ने पर वापस 0 आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको जोड़ने पर हमारे पास 0 प्राप्त हो, और इसका उल्टा भी संभव होना चाहिए। कि यहाँ पे ऐसा कौन सा अवयव लिखूं, कौन सी मैट्रिक्स लगाऊं यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि हमारे पास शून्य मैट्रिक्स आ जाए। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपके पास -a होगा तो ही ये क्या होगा? 0 होगा। कि a में से a घटाएंगे या -a में से a घटाएंगे, जोड़ेंगे तो ही हमारे पास क्या होगा? 0। तो योज्य का मतलब होगा ऐसा कौन सा अवयव जोड़ा, योज्य प्रतिलोम का मतलब कि ऐसा कौन सा अवयव जोड़ा, ऐसा कौन सा अवयव जोड़ा ताकि हमारे पास शून्य अवयव आए। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि आप
उसी का माइनस जोड़ोगे, मतलब देखो 5 में -5 करेंगे तो ही 0 आता है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए ताकि हमारे पास शून्य आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और बचता है, 5 नंबर पे बचता है निरसन नियम। ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा जाएगा। निरसन नियम क्या होता है? निरसन नियम कहता है कि a प्लस बी यदि b प्लस सी के बराबर है, कि a प्लस बी यदि b प्लस सी के बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो? a बराबर c, a बराबर c। क्योंकि देखो इधर भी प्लस b, तो ये b से b कट जाएगा। और यदि इसका उल्टा कह दे b प्लस a बराबर है किसके? c प्लस b के, तो आप क्या कहोगे? तो यहाँ से भी यही बात आएगी, a बराबर c, ठीक है ना। निरसन नियम कहता है कि a प्लस बी यदि b प्लस c के बराबर है तो a बराबर c होगा, और इसके उल्टे में भी वही लागू नियम होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल में आएगा आपको, ठीक है ना। निरसन नियम ग्रेजुएशन लेवल, अपने पास कोई क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, मतलब बुक में दे रखा है लेकिन किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा अपने लिए, कॉलेज लेवल में आपको ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले 2 याद रखो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 ज़्यादा, तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अब अपनी बात करते हैं आव्यूह गुणन गुणधर्म। तो आव्यूह गुणन गुणधर्म में जैसे योग में बात की थी वैसे गुणा के लिए पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता योग में गुणा में लागू होता है कि नहीं होता, ठीक है। कि मतलब आपको पता है कि ए बी को गुणा करें, ए और बी 2 मैट्रिक्स को गुणा करें तो क्या वो बी ए के बराबर होता है? जी नहीं, बराबर नहीं होता। कोई अपवाद केस होगा उसी में बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं होगा। कि ए को बी से गुणा किया जाए और बी को ए से, 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, उनको गुणा करो और उसको उल्टा गुणा करो, जरूरी थोड़ी हमेशा बराबर आए। कभी कभी अपवाद केस में बराबर आ सकता है, वो अपवाद बुक में लिखा होगा कि उपयुक्त विशेष स्थितियों से निष्कर्ष कदापि नहीं लिया जा सकता है कि ए बी बराबर बी ए सदैव असंभव हो। किसी विशेष परिस्थिति में ए बी बराबर बी ए हो सकता है। कोई एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जब कभी ये बराबर भी आ जाते हैं, वो मैट्रिक्स कभी कहीं ना कहीं लिखी होगी, आपकी बुक में मिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा नहीं कह रहा, हमेशा ही बराबर नहीं होगा। कोई अपवाद केस में भी ऐसा ही होगा जिसमें ये बराबर हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। साहचर्यता की बात कर लेते हैं, दूसरा नंबर केस साहचर्यता। तो साहचर्यता में क्या कहता है कि ए बी गुणा करें ए बी सी तो वो किसके बराबर होगा? ए बी सी के बराबर होगा। ये कहता है कि यदि आव्यूह ए बी तथा सी आवश्यक गुणन ए बी तथा बी सी के लिए अगुण अनुकलनीय हो तो आव्यूह गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है कि ए बी को पहले गुणा करके सी से करो और बी सी को ए से गुणा करोगे तो वो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। इन सबको आप कोई भी मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर सकते हो। तो गुणा के लिए साहचर्य नियम पालन करता है, ठीक है ना। क्रम विनिमयता पालन नहीं करता, साहचर्यता पालन करते हैं। 3 नंबर पे बात आती है तत्समकता। तत्समकता के लिए क्या बात करेंगे? इकाई मैट्रिक्स कि किसी इकाई मतलब किसी मैट्रिक्स का तत्समक पूर्ण हो सकता है ताकि वापस वही मैट्रिक्स आए। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स को किससे गुणा किया जाए? ए मैट्रिक्स को किससे गुणा किया जाए ताकि वापस ए मैट्रिक्स आ जाए? मतलब इसका उल्टा भी संभव होना चाहिए। उल्टा मतलब आपको पता है कि आप किससे गुणा करोगे वापस वही आ जाए। नॉर्मल सी बात है, एक से गुणा करोगे तो ही, तो एक का मतलब हो गया इकाई। इकाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। इकाई मैट्रिक्स से गुणा करोगे ना तो गुणा के लिए तत्समक अवयव कौन हो गया? आई, इकाई मैट्रिक्स। और योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स कौन सी होती है? शून्य मैट्रिक्स। तो ये याद रखना, हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स संभव है? तो योग के लिए शून्य और गुणा के लिए तत्समक मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? इकाई मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। अब 4 नंबर पे बात आती है बंटनता की। अब ये बंटन नियम क्या कहता है
बंटन नियम कहता है कि ए बी प्लस सी के बराबर, ए को यदि मैं बी प्लस सी के योग से गुणा करूँ ना तो वो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी आएगा। नॉर्मल सी बात, आप देख भी कर सकते हो, नॉर्मली गुणा किया हुआ है, ठीक है। और इसके उल्टे से भी संभव है कि ए प्लस बी को यदि सी से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी आएगा, ठीक है ना। तो ये इसी को कहते हैं योग का बंटन नियम, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 4 ही है, इन चारों को, उसमें 5 थे, इसमें 4 ही है, ठीक है ना। तो आप इन चारों को, इसमें एक ये वाला और एक ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्रम विनिमय भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है गुणा संक्रिय, अपवाद केस में ही क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बाकी केस में ही क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और साचर्यता पालन करता है, तस्म का भी हाई होता है, बंटन नियम आपके सामने है। तो चारों मैंने आपको समझा दिए अच्छे से, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब चलो चलते हैं अपने गुणन प्रतिलोम आव्यूह, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रह जाता है, गुणन प्रतिलोम आव्यूह। तो गुणन प्रतिलोम आव्यूह में एक इसने कहा है कि ऐसी दो मैट्रिक्सों का गुणा करें, कि ऐसी दो मैट्रिक्सों को गुणा करें कि ए बी और बी ए गुणा करें तो हमेशा क्या है, आई आए, मतलब इकाई मैट्रिक्स। कि अब आपके सामने क्या है, गुणन प्रतिलोम मतलब इनवर्स, कि ऐसी कौन सी दो मैट्रिक्स को गुणा किया जाए कि आपके पास इकाई मैट्रिक्स आ जाए। कि ए और बी ऐसी दो अलग अलग मैट्रिक्स थी, उनको गुणा किया तो इकाई, और उसके उल्टा क्रम इनमें जो बताया बी ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो, हमेशा क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो कौन से नियम का पालन करेगा, गुणन प्रतिलोम आव्यूह का, ठीक है। इसके लिए अपने पास एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल की सहायता से अपने समझ सकते हैं। लेकिन अपने को यदि एग्जाम्पल नहीं करना तो आप बस इतना सी बात याद रखो कि ए बी मतलब क्या हुआ, कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अर्थात ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोम आव्यूह हैं, कि आपस में ये क्या है, गुणन प्रतिलोम आव्यूह, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेना, बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल आप कोई भी, बुक ने तो बड़ा लिया, आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो कोई भी एग्जाम्पल। अब उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ता है एग्जाम्पल। अब कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप गुणा करो तो वो आएंगे नहीं बना, इसीलिए कोई एग्जाम्पल ऐसा ही होगा वो जो उस पर सुटेबल होगा, जिसकी दोनों की गुणा करने पर अलग वैल्यू क्या आए, इकाई मैट्रिक्स आए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा जो बुक में एग्जाम्पल है उसी से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब एक और है इसमें, कौन सा, शून्य के भाजक, एक और आ जाता है शून्य के भाजक। अब शून्य के भाजक का मतलब क्या हो गया, ये नया टॉपिक है और नियम। शून्य के भाजक का मतलब है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनको दोनों को गुणा कर दिया जाए, ए इंटू बी तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ए व बी को शून्य भाजक आ जाएगा इस केस में। यदि ए को बी से गुणा किया तो उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ए तथा बी शून्य के भाजक कहलाएंगे। कि ऐसी कोई कभी भी ऐसा आपके पास केस आ जाए ना कि सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजक हैं, दैट मीन आपको क्या सिद्ध करना होगा कि ए को बी से गुणा करना पड़ेगा और उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट मीन ये आपका क्लियर हो गया कि ये शून्य के भाजक है, ए और बी मैट्रिक्स शून्य के भाजक होंगे। तो आपको ये बात भी पूरी समझ आए। इस पे देखो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, क्वेश्चन को क्रिएट करके बना अपने किसी को दे सकते हैं कि ये आप सॉल्व करो कि शून्य के भाजक सिद्ध कीजिए कि दिए गई मैट्रिक्स शून्य के भाजक हैं। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या पूछा है, शून्य के भाजक का मतलब क्या है। तो इससे छोटे से क्वेश्चन से क्रिएट कर दिया 1 नंबर का या 2 नंबर का कि a इंटू बी बराबर क्या है, 0 सिद्ध करना है। दैट मीन a इंटू बी बराबर 0 सिद्ध करना है, ठीक है ना। शून्य के भाज्य का मतलब हो गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। एक छोटी सी चीज और समझ लो। छोटी सी चीज क्या है कि यदि आपके पास मान लो a को a से गुणा कर रहे हो ना तो वो a स्क्वायर आएगा, सबको पता है। और a स्क्वायर को यदि a से गुणा कर रहे हो तो वो a क्यूब आएगा। a क्यूब को यदि a से गुणा कर रहे हो तो a4 आएगा, सबको ही पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है।
ये मैं समझाने वाले मैंने इसलिए नहीं समझाया इसको, आपको नॉर्मल फिर मैं बता देता हूँ कि ए को ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर को ए से गुणा करोगे तो ए क्यूब को ए से गुणा करोगे तो A4 आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया आपको। चलो अब आपके पास हमने एक्सरसाइज में चले जाते हैं। अब अपने पास कुछ नहीं बचा, एक्सरसाइज ही बचा है। तो अब अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में सबसे नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 इंटू 1 2 इंटू 3 की, और बी भी 2 इंटू 3 की दे रखी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करने को कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ए बराबर क्या लिखा हुआ है -3 2 1 -4। अब देखो ये बुक में कुछ मिसप्रिंट सा लग रहा है मेरे को, -4 है ये, और ये कितना लिखा हुआ है अब देखो क्लियर तो नहीं दिख रहा है बुक में, मैं इसको 5 मान लेता हूँ। मेरे को 5 नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये 5 है। ठीक है, यदि आपके सामने और कुछ होगा आप देख लेना। और बी मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स में 3 5 -2 3 5 -2 और -1 4 -2 दिया हुआ। ठीक है ना, तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है। यदि यहाँ वाला अगर चेक कर लेना आपकी बुक में जो भी होगा ना उससे कर सकते हो। तो आपके सामने सबसे पहले a प्लस बी करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिखोगे दोनों को। ठीक है ना, हमेशा जब भी करोगे तो उसको लिखोगे पहले। ये वाला अगर चेक कर लेना भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ मेरे को क्लियर नहीं था ये क्या है, मैंने अंदाजे से लिखा है। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लो। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, -3 + 3 0 2 + 5 7 1 + -2 तो -1 1 -1 0 -4 + 4 0 5 -2 3। ठीक है ना, a माइनस बी की बात करते हैं। तो a माइनस बी की बात कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, माइनस लगा दो। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व किया -3 -3 -6 2 -5 -3 1 -+ 3 1 -+ 2 -4 -8 5 + 2 क्यों हो गया माइनस, तो 5 और 2 7। तो ये आपके पास a माइनस बी आ गया। ठीक है, अब इस अवयव को चेक कर लोगे ना तो आपका आंसर भी पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। आंसर चेक कर लेना, आंसर सही है कि नहीं। यदि यहाँ पे 3 है तो ये 5 सही है, यदि और कुछ है तो आप सेट कर लेना उस हिसाब से क्या है। ठीक है ना, मैंने अपने अंदाजे से लिखा है कि मेरे को 5 नज़र आ रहा है क्योंकि मिस प्रिंट है, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। मेरे आइडिया से लिखा है 5 7 भी हो सकता है वो। ठीक है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी। ये भी क्लियर नहीं है, मैंने साथ लिखा है इसको। ठीक है ना, तो a प्लस बी बराबर ये, a माइनस बी बराबर ये। तो आपको कहता है a और b ज्ञात करो। तो इसको आप 1 नंबर बना लो, इसको आप 2 नंबर बना लो। ठीक है ना, तो 1 + 2 करने पर समीकरण बना ली मैंने पूरे। तो 1 + 2 करेंगे तो a + b + a माइनस बी, और यहाँ पे भी लिख लो -7 0 2 -5 + 3 -2 0 3। जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो b से b कैंसिल, तो ये हो गया 2a। तो 2a आ गया, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा -7 3 -4 0 -2 -2 2 0 2 -5 3 -2। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, या पूरे में से आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2a, तो 2 कॉमन लेके पूरे में से ही, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ -2 -1 1 -1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर आपके पास क्या बच गया, a बराबर बच गया आपके पास -2 -1 -1। ये a आ गया। इसी प्रकार से आप b ज्ञात कर सकते हो। b कैसे ज्ञात करोगे, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को माइनस कर देना।
ठीक है, तो बी आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो नई वीडियो चलेंगे अपने कल की क्लास में। तो आज की वीडियो से जो भी आप लोगों ने नया सीखा हो उसके लिए आप एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, मैं सुमित तंवर दोबारा से सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन सेवद बड़ी सीकर से आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।